नमस्ते दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे और अपना जो जीवन है खुशियों से व्यतीत कर रहे होंगे, यही आशा करते हैं। और आज हम लोग जानेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था का इसको इंट्रो के रूप में भी आप लोग देख सकते हैं। आज का वीडियो जो है इसको मैं एक परिचय के रूप में आप सबों के समक्ष लेके आया हूँ, जिसको मैं संक्षेप में आप सबों को बताने का कोशिश करूँगा। NCERT बुक जो इतिहास का सब्जेक्ट है, इतिहास सब्जेक्ट है जो क्लास 6 से संबंधित है, तो उस किताब के माध्यम से आप सबों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि वर्ण व्यवस्था क्या होता है। तो जैसा आप सभी को देख रहे हैं, आप लोग अपने स्क्रीन में वर्ण व्यवस्था लिखा हुआ है और 3 चित्र बने हुए हैं और नीचे चित्रों के नीचे में वर्णों के नाम दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर में जो है वहाँ पे ब्राह्मण लिखा हुआ है, येलो में इसमें ऑरेंज में क्षत्रिय लिखा हुआ है, रेड में वैश्य लिखा हुआ है और ग्रीन में शूद्र लिखा हुआ है। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते क्या है और इस वर्ण व्यवस्था को लाने के पीछे का क्या कारण था। इसको हम लोग अगले सेगमेंट में, अगला क्लास में, जो भी अगला वीडियो जो होगा उसमें आप सबों के सामने मैं लेकर आऊँगा। पर आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में समझेंगे, ठीक है। और आप सबों को पता ही होगा कि जो वर्ण व्यवस्था जो है वो आपका वैदिक काल में शुरू हुआ था। जब ऋग्वेद का रचना किया गया था उस समय वर्ण व्यवस्था नहीं था, लेकिन ऋग्वेद की रचना के बाद जो अगला ग्रंथ लिखा गया उस पे वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये सारी की बातें हैं जिसको हम लोग चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो आप लोग अभी देख रहे हैं ये NCERT बुक का एक कटिंग है, जिसके माध्यम से आप सबों को मैं बताने का प्रयास करूंगा कि वर्ण व्यवस्था होता क्या है। तो जैसा आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, और अगर आप लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग रेजुलेशन को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा ताकि वीडियो क्लियर आप सबों को दिख पाए, क्योंकि ये PDF का कटिंग है जिसके कारण से वीडियो शायद आपको जो रिटर्न जो दिख रहा है वो धुंधला दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि वर्ण व्यवस्था क्या होता है। तो बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो बात कही गई है उत्तर भारत की, यहाँ पे देख रहे हैं लिखित रूप में, है ना। उत्तर भारत, खास करके गंगा यमुना क्षेत्र की बात यहाँ कही गई है। जो वेद की बात हम लोग कहते हैं, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, तो इसकी जो रचना की गई थी इसी क्षेत्रों में, उत्तर भारत के गंगा यमुना क्षेत्र पे ही इन ग्रंथों की रचना की गई थी। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण जितने भी ग्रंथ थे ऋग्वेद के बाद, ठीक है, उन सारे वेदों को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथों की रचना की गई थी उनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। और ऋग्वेद के बाद आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं, ये कहा गया। मतलब ऋग्वेद के बाद इन सारे ग्रंथों की रचना की गई थी। और ये भी कहा गया है, इन ग्रंथों के माध्यम से पता चलता है कि जितने भी पुरोहित थे, और ये जो ग्रंथ है पुरोहितों के द्वारा ही रचा गया था। ऋषि मुनियों को उस वक्त पुरोहित कहा जाता था और उनके द्वारा ही रचा गया था। अब विभिन्न प्रकार के जितने भी अनुष्ठान होते थे, धार्मिक अनुष्ठान होते थे, विधियाँ होती थी, धार्मिक विधियाँ होती थी, इन सारों को इस ग्रंथ के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। और इन्हीं में से जितने भी सामाजिक नियमों का निर्माण किया गया तो इन ग्रंथों में देखा जाता है कि उस वक्त पे क्या क्या सामाजिक नियम थे, अनुष्ठान के नियम थे, विधियों के नियम थे, इन ग्रंथों के माध्यम से ही समझ में आता है। अब बात किया जाए उस समय की, तो समाज में कई समूह थे, जिसको हम लोग वर्ग की बात करते हैं। कई समूह थे उस वक्त पे जब वेदों की रचना की गई थी, तो इसमें कई समूह थे। पुरोहित थे, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग इत्यादि शामिल थे। तो इतने समूह का निर्माण किया गया था, ठीक है। और जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक व्यापारी भी धनवान थे।
दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्राहक निर्धन थे, मतलब गरीब अवस्था में थे, ये कहा गया है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो पुरोहित वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने जो समूह का बात हमने यहाँ पे देखा, उन्हीं समूह को मिला के 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अभी हम लोग देखे कि जितने भी लोग थे, जैसे पुरोहित हो गए, है ना, यहाँ पे पुरोहित हो गए, और योद्धा थे जो काफ़ी वैभवशाली थे, ये भी कहा गया। कुछ कृषक और व्यापारी क्या थे? धनवान थे। वहीं दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्राहक, वे लोग क्या थे? गरीब थे। तो इन्हीं चीज़ों को देख कर पुरोहितों के द्वारा इन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया गया। इन्हीं 4 वर्गों को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, इन्हीं 4 वर्गों को वर्ण की श्रेणी कहा गया है, वर्ण के रूप में जाना जाता है। और इन्हीं वर्णों के अनुसार से प्रत्येक वर्णों में अलग अलग कार्य निर्धारित किया गया है। पहला वर्ण जो है ब्राह्मणों का है, और उनका काम क्या रहता था? उनका काम रहता था वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, लोगों को बताना, यज्ञ करना, और जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। मतलब क्या हो गया कि जो ब्राह्मण लोग जो थे, उन लोगों का जो मुख्य काम क्या था? वेदों का अध्ययन करना था, लोगों को वेदों के बारे में बताना था, अध्यापन कराना था लोगों को। क्योंकि पहले जो आश्रम जो होते थे, जहाँ पे शिक्षा ग्रहण की जाती थी, वहाँ पे क्या देखते हैं कि अध्ययन के रूप में मैथ, इंग्लिश, समाज, ये सब नहीं होता था। उस वक्त पे सिर्फ और सिर्फ वेदों को पढ़ाया जाता था। जितने भी मंत्र होते थे उनको रटाया जाता था, है ना। तो ये सारी बातों को यहाँ पे देखते थे, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। ये पहला वर्ग हो गया। और दूसरा वर्ण जो है शासकों का माना जाता था, और इन्हें क्या कहा जाता था? क्षत्रिय कहा जाता था। ठीक है, क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम क्या रहता था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और तीसरा वर्ण की बात की तो वो हो गया वैश्य। और इन वैश्यों में आपका किसान हो गए, पशुपालक, व्यापारी, ये सब आते थे। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार दिया गया था। क्षत्रियों को भी और वैश्यों को भी यज्ञ करने का अधिकार था। और वर्णों में अंतिम जो स्थान पाता है वो शूद्र होता है। ठीक है, सबसे निचला वर्ण जो था वो शूद्रों का था। और इनका काम क्या रहता था? इनका काम रहता था जो ऊपर जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना। आपका ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया। तो इन सबों का सेवा टहल करना शूद्रों का काम रहता था। इन्हें कई अनुष्ठान करने का भी अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ये सारी बातें यहाँ पे देख पाते हैं वर्ण व्यवस्था में। और आगे हम लोग देखते हैं कि पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों को निर्धारण जन्म के आधार होता था। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि अगर जो ब्राह्मण माता पिता जो हैं उनसे जो संतान उत्पन्न होता था वे लोग ब्राह्मण कहलाता था। मतलब ब्राह्मण माता पिता हैं तो उनसे जो पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होती वे लोग भी क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण कहलाएंगे। अब बाद में यहाँ पे जितने भी वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, उनसे जो भी पुत्र पुत्रियां होंगी तो वो वही वर्ण के कहलाएंगे। ऐसी बातें यहाँ पे देखने को मिलता है। बाद में कुछ लोग अछूत माना गया, कुछ लोगों को अछूत माना गया, है ना। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक इत्यादि शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों का दफनाने और जलाने का काम करते थे। इन लोगों को संपर्क अपवित्र माना जाता था। मतलब ब्राह्मण हो गए, उनके बाद क्षत्रिय हो गए, और क्षत्रिय के बाद जितने भी वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, उन लोगों से छुआछूत के समान व्यवहार किया जाता था। और कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे,
कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच मतभेद उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो, यज्ञ करने का अधिकार सबका हो, वेदों की अध्ययन करने का अधिकार सबका हो, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाती थी। और कई लोग छुआछूत की आलोचना भी करते थे। इस उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व जो क्षेत्र हैं उसके कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था, है ना। कहाँ पे? पूर्वोत्तर इलाका में भारत के, ठीक है। तो इन्हीं कारण को हम लोग देख पाते हैं। यहीं पे आखिरी में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया। तो इस स्लाइड में हम लोग यही चीज़ को देखें कि वर्ण व्यवस्था से लोग कितना खुश थे, नहीं थे, इन सारी बातों को। और यहाँ पे बात की गई, यहाँ पे आखिरी में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विरोध क्यों किया गया, कि इसका सबसे बड़ा है कारण अछूत माना जाना, है ना। लोगों को अछूत माना जाना, घृणित दृष्टि से देखा जाना और भेदभाव किया जाना, और क्या था, अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार भी नहीं दिया गया था, छुआछूत सब होता था, है ना। ये सारी बातें, वर्ण निर्धारण सही नहीं माना जाता था। तो ये सारी बातों को भी देख करके ये वर्ण व्यवस्था का विरोध भी किया जाता था। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में छोटा सा जानकारी प्राप्त किए हैं। इसको परिचय के रूप में हम लोग देख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे अगला जो वीडियो मैं लेके आऊँगा वो होगा वर्ण व्यवस्था बनाने के पीछे का कारण क्या रहा होगा, वो सारी बातें। तो चलिए, इसी बात के साथ आप सबों को वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ नेगेटिव बातें लगी होंगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। और वीडियो में जो लोग नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।